यूपी लेखपाल 2026 ग्रामीण परिवेश वन शॉट ग्रामीण विकास कंप्लीट मास्टर क्लास थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस रिवीजन। वेलकम टू स्टडी आर्ट 11। आज हम पढ़ेंगे नहीं, जिएंगे। सो आर यू रेडी? वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, तभी होगा सिलेक्शन। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो है सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो। वेलकम टू स्टडी आर्ट 11। ऐसा वीडियो पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। अब यूपी लेखपाल 2026 के लिए आ गया सबसे जबरदस्त वीडियो सेशन। यूपी लेखपाल 2026 की तैयारी होगा चुटकी में। एक ही वीडियो में पूरा ग्रामीण परिवेश, ग्राम समाज और ग्रामीण विकास कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इतना तैयार कर लो, काफी है। बिल्कुल। और आज का ये जो डीप डाइव है ना, ये पूरी तरह से उन्हीं 15 पेज के मास्टर क्लास PDF पर आधारित है, जिसका दावा इस इंट्रो में किया गया है। हाँ, और हमारा टारगेट यहाँ सिर्फ फैक्ट्स को रटना नहीं है। ओफ, एकदम नहीं। हम यहाँ क्यों और कैसे को समझेंगे। मतलब कैंडिडेट्स को एग्जाम लेवल पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। राइट। तो चलिए अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 1। देखिए, ये पहला पेज एक इंट्रोडक्शन स्लाइड है। ये साफ बताता है कि ये मास्टर क्लास कॉन्सेप्ट है क्या। ये 100% एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है, यानी थ्योरी, ट्रिक्स और रिवीजन, ये तीनों एक ही जगह मिलेंगे। एग्जैक्टली। और टारगेट बिल्कुल क्लियर रखना है, 80 मार्क्स का टारगेट। जैसे किसी भी बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको एक सॉलिड नींव चाहिए होती है ना। हाँ, बिना नींव के तो बिल्डिंग गिर जाएगी। बस वही कवरेज स्ट्रैटेजी यहाँ एग्जाम के लिए काम आएगी। एग्जाम पॉइंट याद रखें कि सफलता सिर्फ पढ़ने से नहीं, मेमोरी ट्रिक और क्लासरूम स्टाइल एक्सप्लेनेशन से मिलती है। तो मेरा एक सवाल है यहाँ पर, क्या बिना किसी क्लियर स्ट्रैटेजी के बस किताबें पढ़कर इस एग्जाम को पास किया जा सकता है? सच कहूं तो नहीं। सिलेबस इतना बड़ा है कि बिना स्ट्रैटेजी के आप फैक्ट्स में खो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि क्या छोड़ना है। बिल्कुल सही पॉइंट है। चलिए अब बढ़ते हैं पेज नंबर 2 पर। यहां से हमारा एक्चुअल सिलेबस शुरू होता है, ग्राम समाज का परिचय। राइट। और डेटा काफी इंटरेस्टिंग है। 2011 की जनगणना के अनुसार आज भी हमारी 63.8% आबादी गांव में रहती है। बिल्कुल। और इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखिए। ऋग्वेदा का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, PDF में लिखा है कि ग्राम शब्द सिर्फ 13 बार आया है और विश्व शब्द 170 बार, जबकि जन शब्द 275 बार आया है। वेट, जन शब्द 275 बार? ये उस समय के समाज के बारे में क्या दर्शाता है? ये बहुत डीप पॉइंट है। इसका मतलब है कि उस वक्त लोग किसी जमीन या ग्राम से जुड़े होने के बजाय अपने कबीले या जन से ज्यादा जुड़े थे। समाज खानाबदोश था। ओह अच्छा, यानी परमानेंट सेटलमेंट बाद में आया। एग्जैक्टली। और जब परमानेंट सेटलमेंट आया तो एक स्ट्रक्चर बना। यहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्रम याद रखिए, परिवार, फिर गांव, फिर ब्लॉक, फिर तहसील, फिर जिला और आखिर में राज्य। समझ आ रहा है? सोचो, अगर आप एक लेखपाल हो तो सबसे निचले स्तर पर आपको परिवार और गांव की इकाई से ही शुरुआत करनी होगी। बिल्कुल। और इसी पेज पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व का सबसे स्वच्छ गांव मोलिन नोंग मेघालय में है और यूपी का सबसे स्वच्छ गांव बुधाना औरैया में है। ये नाम तो टिप्स पर होने चाहिए। अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 3। ये पेज ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच का अंतर समझाता है। हाँ, यहाँ एक कंपैरिजन टेबल है। गांव कृषि और रीति रिवाजों पर आधारित है, जहाँ हेल्थ और एजुकेशन अभी भी लिमिटेड है। और वहीं शहर उद्योग, उच्च शिक्षा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चल रहे हैं। राइट। और इसी अंतर से पैदा होता है पलायन, यानी माइग्रेशन। देखिए, पलायन का मुख्य कारण सिर्फ पैसा नहीं है, ये गलतफहमी है। लोग उच्च सुविधाओं के लिए शहर जाते हैं। जैसे अगर किसी गांव के यूथ को अच्छी मेडिकल सुविधा या एडवांस्ड डिजिटल शिक्षा चाहिए तो वो शहर ही जाएगा, सिर्फ नौकरी के लिए नहीं। एग्जैक्टली। एग्जाम पॉइंट याद रखें, पलायन के कारणों में हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे उच्च सुविधाओं को टिक करना है। लेकिन मेरा एक पुशबैक क्वेश्चन है यहाँ, क्या आज के स्मार्टफोन और डिजिटल युग में ये गांव और शहर का अंतर कुछ कम नहीं हो रहा है? डिजिटल कनेक्टिविटी जरूर बढ़ी है, लेकिन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बड़े हॉस्पिटल्स या यूनिवर्सिटीज अभी भी शहरों में ही सेंट्रलाइज्ड हैं। इसलिए पलायन रुका नहीं है। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। चलिए अब बढ़ते हैं पेज नंबर 4 पर।
यहाँ हम ग्राम विकास का इतिहास देखेंगे। पूरा टाइमलाइन दिया हुआ है। हाँ, इस टाइमलाइन को 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहला 1947 से पूर्व, फिर आता है 1947 से 52 का संक्रमण काल, यानी प्रायोगिक दौर। एग्जाम में सीधा पूछेगा, संक्रमण काल का टाइम क्या था? आंसर इज 1947 से 52। गलती मत करना। बिल्कुल। और तीसरा फेज 1952 के बाद शुरू हुआ, जिसे सामुदायिक विकास कहते हैं। फिर 7 से 80 का दशक हरित क्रांति का था। और 80 से 2000 के बीच गरीबी उन्मूलन पर फोकस था। और आखिर में 2000 के बाद का मॉडर्न या स्मार्ट विलेज दौर। इसको ऐसे समझो जैसे एक बच्चा बड़ा होता है ना, वैसे ही हमारा ग्राम विकास प्रायोगिक चरण से स्मार्ट विलेज तक पहुंचा है। अच्छा, एक सवाल है, 1980 के बाद ही गरीबी उन्मूलन पर सीधा फोकस क्यों किया गया? पहले क्यों नहीं? क्योंकि शुरुआत में देश की प्रायोरिटी अनाज उत्पादन और इंफ्रास्ट्रक्चर थी। जब हरित क्रांति से अनाज का संकट थोड़ा कम हुआ, तब जाकर पॉलिसी मेकर्स का ध्यान इंडिविजुअल गरीबी हटाने पर गया। मेक सेंस। अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 5। इस पेज पर शुरुआती ग्रामीण प्रयोग हैं, आजादी से पहले और तुरंत बाद के प्रोजेक्ट्स। हाँ, जैसे 1920 में टैगोर जी का श्रीनिकेतन प्रोजेक्ट और उसी साल ब्राइने का गुरगांव प्रोजेक्ट। और 1928 में स्पेंसर हैच का मार्थंडम प्रोजेक्ट। लेकिन एग्जाम के लिए 2 सबसे अहम हैं। कौन से 2? पहला गांधी जी का सेवाग्राम जो 1936 में आया। बापू का सेवाग्राम 1936 में आया, याद रखना। और दूसरा 1948 में एल्बर्ट मायर का इतावा पायलट प्रोजेक्ट। इस इतावा प्रोजेक्ट को आधुनिक ग्रामीण विकास की प्रयोगशाला या पाठशाला कहा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि इसने फ्यूचर की सभी योजनाओं का ब्लूप्रिंट तैयार किया। पर इतने सारे अलग अलग प्रयोगों में क्या कोई एक समान पैटर्न था या सब अपनी मर्जी से चल रहे थे? बहुत अच्छा सवाल है। इन सभी में एक कॉमन पैटर्न था, बॉटम अप अप्रोच, यानी गांव वालों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी भागीदारी तय करना, यानी ग्राउंड लेवल से डेवलपमेंट शुरू करना। चलिए अब बढ़ते हैं पेज नंबर 6 पर। अब हम आ गए हैं पंचायती राज व्यवस्था पर। ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। हाँ, 2 अक्टूबर 1957 को नागौर, राजस्थान से जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी शुरुआत की थी। और पहला राज्य जिसने इसे पूरी तरह से लागू किया वो था आंध्र प्रदेश, 11 अक्टूबर 1957 को। राइट। और फिर 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। बिल्कुल, जिसके तहत भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ और अनुसूची 11 जोड़ी गई। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए, ग्राम पंचायतों के गठन का सबसे पहला वर्णन आर्टिकल 40 में मिलता है, जो डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व हैं। और इसके काम याद रखने की शॉर्ट ट्रिक भी तो है। हाँ, शॉर्ट ट्रिक याद रखने के लिए पंचायत के 29 काम 11वीं क्लास में पढ़े हम, यानी अनुसूची 11 और विषय 29। क्या बात है, बहुत आसान हो गया ये तो। पर मेरा एक सवाल है, संविधान में इसको लागू करने की बात थी, तो इसे 1992 तक संवैधानिक दर्जा मिलने में इतना समय क्यों लगा? क्योंकि शुरुआत में आर्टिकल 40 सिर्फ एक सुझाव था, बाध्यकारी नहीं। राज्य सरकारें अपनी शक्ति और पावर निचले स्तर पर पंचायतों को देना ही नहीं चाहती थी। पॉलिटिक्स। एग्जैक्टली। इसीलिए दर्जा मिलने में दशकों लग गए। समझ गई। अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 7। ये पेज पंचायती राज्य समितियों के बारे में है। इन समितियों को डॉक्टर्स के पैनल की तरह समझें, जहां हर डॉक्टर ने सिस्टम की बीमारी का अलग इलाज बताया। हाँ, अलग अलग समितियों ने अलग सुझाव दिए। जैसे 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, 1977 में अशोक मेहता समिति और 1962 में संथानम समिति, जिसने वित्त या फाइनेंस पर बात की। 1985 में GV राव समिति गरीबी के मुद्दे पर आई। फिर 1986 में लक्ष्मी सिंघवी समिति आई, जिसने संवैधानिक मान्यता की मांग की, और गडगिल समिति ने महिलाओं के आरक्षण की बात की। अब यहाँ ट्रिक देखिए, एग्जाम के लिए शॉर्ट ट्रिक याद रखने के लिए। बलवंत राय मेहता में 3 वर्ड्स हैं, तो आंसर होगा 3 टियर, यानी त्रिस्तरीय। और अशोक मेहता में 2 वर्ड्स हैं, तो उन्होंने 2 टियर यानी द्विस्तरीय सिस्टम दिया। बहुत सिंपल है। हाँ, लेकिन आपका सवाल क्या है इस पर? मेरा सवाल ये है कि अशोक मेहता समिति ने ग्राम स्तर को छोड़कर सीधे मंडल की बात क्यों की? क्योंकि उनका मानना था कि एक अकेला गांव आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं होता। अगर 15-20 गांव मिलकर एक मंडल बनाएं तो उनके पास फंड्स और रिसोर्सेज ज्यादा होंगे। मेक्स कंप्लीट सेंस आर्थिक नजरिए से। चलिए अब बढ़ते हैं पेज नंबर 8 पर। यहाँ एक महामुकाबला है, पंचायत वर्सेस नगर पालिका। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक गांव की रीढ़ है तो दूसरा शहर का इंजन। दोनों 1992 के एक्ट्स हैं।
बिल्कुल। पंचायत 73वां संशोधन है, भाग 9 अनुसूची 11, और इसके पास 29 विषय हैं। और वही नगर पालिका 74वां संशोधन है, भाग 9A अनुसूची 12, और इसके पास 18 विषय है, जैसे सड़क, स्वास्थ्य आदि। अब यहाँ ध्यान देना, दोनों 1992 के एक्ट्स हैं, पर पालिका लागू हुई 1 जून 1993 को। ये स्क्रीनशॉट ले लो। ट्रैप है ये। अच्छा, एक और चीज, नगर पालिका के पास 18 विषय हैं और पंचायत के पास 29। ऐसा अंतर क्यों रखा गया? क्योंकि गांव में कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग जैसे कई छोटे छोटे विषय होते हैं। शहरों का प्रशासन मुख्यतः इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित होता है, इसलिए विषय कम है। राइट। अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 9। ये पेज एक लेखपाल, डिक्शनरी और भूमि मापन के बारे में है, ग्राउंड लेवल का काम। हाँ, मध्यकाल में राजस्व अधिकारी को आमेर या आमिल कहते थे। कानूनगो यानी राजस्व निरीक्षक, नंबरदार यानी लगान वसूलने वाला, और मुकद्दम गांव का मुखिया होता था। और मेजरमेंट की बात करें तो सबसे जरूरी है जरीब, यानी लोहे की जंजीर। एक लत्था 99 इंच का होता है। और एक पक्का बीढ़ा 20 बिस्वा या 325 वर्ग गज के बराबर होता है। हाँ, 1 एकड़ में लगभग 1.6 बीघा और 1 हेक्टेयर में लगभग 4 बीघा होता है। और एग्जामिनर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें कि बीघा हर जिले में अलग हो सकता है, लेकिन पक्का बीघा का मानक हमेशा 20 बिस्वाई होता है। सोचो, अगर आप एक लेखपाल हो और खेत नापने जाना हो तो सबसे पहले आपके हाथ में यही जरीब होनी चाहिए। पर क्या आज के ड्रोन मैपिंग के दौर में भी इन जरीब और लत्था जैसी इकाइयों का व्यवहारिक महत्व बचा है? बिल्कुल समझ आ रहे हैं। ड्रोन आपको ऊपर से नक्शा देगा, पर दो किसानों के बीच आपस में मेड या बाउंड्री का झगड़ा हो तो वो जमीन पर खड़े होकर उसी लोहे की जरीब से ही नापना पड़ता है। अच्छा, यानी फिजिकल मेजरमेंट की जगह ड्रोन नहीं ले सकता। चलिए अब बढ़ते हैं पेज नंबर 10 पर। यहाँ से ग्राम विकास योजनाओं का फेज 1 शुरू होता है। स्कीम्स का सेक्शन समझ आ रहा है। शुरुआती अहम योजनाएं थीं CDP, जो 2 अक्टूबर 1952 को आई, और NES, जो ठीक 1 साल बाद 2 अक्टूबर 1953 को आई। याद रखें, 2 अक्टूबर की डेट बहुत खास है। 1952 में CDP और 1953 में NES, दोनों 2 अक्टूबर को आए। फिर आई हरित क्रांति 1966 में MS स्वामीनाथन जी के नेतृत्व में। उसके बाद 15 अगस्त 1979 को ट्राइसेम आई, जो युवाओं के प्रशिक्षण के लिए थी। और 1980 में RDIP यानी स्वरोजगार योजना। ये ट्राइसेम और RDIP आज के स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप लोन योजनाओं के दादाजी माने जा सकते हैं। और हाँ, एग्जाम में अगर मंत्रालय याद ना आए तो ग्रामीण विकास मंत्रालय टिक करने की ट्रिक याद रखें। वाओ, दादाजी ऑफ स्कीम्स। लेकिन क्या हरित क्रांति का प्रभाव पूरे भारत में एक समान था या कुछ क्षेत्रों तक सीमित था? ये मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी तक सीमित था, क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविधाएं पहले से बेहतर थी। बाकी भारत को उतना फायदा नहीं मिला। राइट। अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 11। ये पेज गेम चेंजर योजनाओं के बारे में है, जिन्होंने तस्वीर बदल दी। जैसे बुनियादी ढांचे के लिए PMGSY 25 दिसंबर 2000 को आई, जिसने सड़कें बनाई। इसने गांव की नसों का काम किया, जिससे गांव मुख्य अर्थव्यवस्था से जुड़ सके। और आवास के लिए PMAYG 1 अप्रैल 2016 को आई। स्वरोजगार का भी पीक विकास क्रम है। पहले 1999 में SGSI आई, फिर 2011 में NRLM और फिर 2015 में दीनदयाल अंत्योदय योजना। पर इस पेज की सबसे बड़ी स्कीम है मनरेगा। ये 2 फरवरी 2006 को नरेगा के रूप में शुरू हुई थी और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल दिया गया, जिसमें 100 दिन का रोजगार मिलता है। नरेगा और मनरेगा की तारीखों का अंतर एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करता है, इसे पक्का याद रखें। मेरा एक सवाल है, SGSI को बार बार नाम और रूप बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि शुरू में ये इंडिविजुअल पर फोकस करती थी, जिससे बैंक्स लोन देने से डरते थे। बाद में NRLM के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी महिला मंडलों पर फोकस किया गया, ताकि रिस्क कम हो और सबको फायदा मिले। ओह अच्छा, चलिए अब बढ़ते हैं पेज नंबर 12 पर। यहाँ नए भारत की आधुनिक, डिजिटल और स्वच्छ भारत योजनाएं हैं। TF पर था। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को आई बिजली के लिए, और जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को नल से जल के लिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्कीम है रूर्बन मिशन, जो 21 फरवरी 2016 को आई, जिसमें गांव में शहर जैसी सुविधाएं देने की बात है। और सबसे लेटेस्ट है स्वामित्व योजना, जो 24 अप्रैल 2020 को आई। पिछले लेखपाल एग्जाम में स्वामित्व योजना आई थी।
ड्रोन से खेत नापना। टिप्स पे रखना है इसको। हाँ, इसके तहत गांव में ड्रोन उड़ाए जाते हैं, जैसे शहरों में डिजिटल रजिस्ट्री होती है। और एक लखपति दीदी योजना भी है सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के लिए। मेरा सवाल रूरबन मिशन से है, क्या इसका मुख्य उद्देश्य शहरों पर से आबादी का बोझ कम करना है? एकदम सही। जब गांव के पास ही क्लस्टर में शहर जैसी सुविधाएं मिलेंगी तो लोग शहर जाएंगे ही क्यों? इससे मेट्रो सिटीज का बोझ कम होगा। राइट। अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 13। टाइमर ऑन कीजिए। पूरा लेक्चर इसे एक स्लाइड में निचोड़ दिया है। ये 15 वन लाइनर्स का एग्जाम रिवीजन ब्लास्ट है। स्क्रीनशॉट नाउ। ये सच में एग्जाम से ठीक 5 मिनट पहले पढ़ने वाले शॉर्ट नोट्स की तरह है। बिल्कुल, इसमें सब है। मौलेनोंग, बुधाना, ऋग्वेदा का डाटा, 1952 की सीडीपी और स्वामीनाथन जी। आर्टिकल 14 11वीं अनुसूची, त्रिस्तरीय और द्विस्तरीय की ट्रिक्स। और मनरेगा का 2009 का साल, पीएमजीएसवाई का 2000 साल, 1 पक्का बीघा और 99 इंच का लत्था और गढ़गिल समिति की डिटेल। ये 15 लाइनें 15 पक्के नंबर हैं। क्या इन 15 तथ्यों में से सबसे ज्यादा बार एग्जाम में कोई एक तथ्य रिपीट होता है? आप अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता की ट्रिक और मनरेगा का नाम बदलने का साल, ये लगभग हर एग्जाम में घूम फिर कर आते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं पेज नंबर 14 पर। अभी तक हमने जो पढ़ा यहाँ उसका सीधा टेस्ट है। ये 10 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का सेट है। क्वेश्चन 1, पंचायती राज कहाँ से शुरू हुआ? नागौर। क्वेश्चन 2, कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। क्वेश्चन 3, 74वां संशोधन किसके लिए है? नगर पालिका के लिए। क्वेश्चन 4, मनरेगा के दिन पूछे हैं जो 100 हैं। क्वेश्चन 5, स्वामित्व योजना का मंत्रालय। इसका आंसर पंचायती राज मंत्रालय है। यहाँ ध्यान दीजिए, स्वामित्व योजना में अक्सर स्टूडेंट्स ग्रामीण विकास मंत्रालय टिक कर देते हैं, जबकि सही उत्तर पंचायती राज मंत्रालय है। ये एक क्लासिक एमसीक्यू ट्रैप है। क्वेश्चन 6 जरीब के बारे में है, जो लोहे की जंजीर है। क्वेश्चन 7, सेवाग्राम किसका है? गांधी जी का। क्वेश्चन 8, ट्राइसिम की आयु पूछी है, जो 18 से 35 वर्ष है। क्वेश्चन 9, 1 हेक्टेयर में कितने बीघा? लगभग 4 बीघा। और क्वेश्चन 10, जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ? 15 अगस्त 2019 को। 10 में से 8 ठीक हुए, तो तैयारी टॉप नॉच है। मेरा एक कॉन्सेप्चुअल सवाल है यहाँ, ट्राइसिम योजना में 18 से 35 वर्ष की आयु सीमा ही क्यों रखी गई? क्योंकि ये उम्र डेमोग्राफिक डिविडेंड की होती है। इस उम्र में सिखाया गया हुनर आने वाले 30-40 साल तक प्रोडक्टिव रहता है। बिल्कुल सही। जब हम इस आधुनिक प्रशासनिक ढांचे को देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे ये सब बस कल ही बना हो। हाँ, ज्यादातर लोगों को यही लगता है। लेकिन इन स्रोतों से पता चलता है कि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। मतलब मौर्य काल में गांवों को ग्राम कहा जाता था, और जो राज के भूमि से आय होती थी उसका एक विशिष्ट नाम था, सीता। सीता, बिल्कुल। और जो टैक्स वसूला जाता था उसे भाग कहते थे। हाँ, और ये कुल उपज का 1/6 हिस्सा होता था। मतलब ये कोई कच्चा सिस्टम नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्था थी। और यहीं से हमें सिस्टम और रिकॉर्ड कीपिंग का असली महत्व समझ आता है। अगर किसी राज्य को यही नहीं पता कि उसकी जमीन कितनी है और वहां उग क्या रहा है, तो वो नीतियां कैसे बनाएगा? बिल्कुल नहीं बना सकता। तो प्राचीन भारत में ये व्यवस्था बहुत मजबूत थी। लेकिन जब हम आधुनिक भारत के निर्माण की तरफ आते हैं तो विकास का नजरिया पूरी तरह बदल गया। आजादी से पहले 1920 में रविंद्रनाथ टैगोर ने श्री निकेतन परियोजना शुरू की थी। अच्छा, टैगोर जी ने? हाँ, और उनका उद्देश्य सिर्फ टैक्स वसूलना नहीं था, बल्कि ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाना था। ये आधुनिक ग्रामीण विकास के शुरुआती प्रयोगों में से एक था। लेकिन टैगोर का वो प्रयोग तो एक बहुत ही सीमित क्षेत्र तक था ना। मतलब जब देश आजाद हुआ तो पूरे देश के लिए बड़े मॉडल की जरूरत थी। सही कहा। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। हाँ, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यानी जिसे हम सीडीपी कहते हैं, वो लॉन्च किया गया। और इसमें फोर्ड फाउंडेशन ने भी आर्थिक मदद दी थी। बिल्कुल। और फिर 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा यानी NES लाई गई, ताकि इस योजना को जमीन पे उतारा जा सके। लेकिन स्रोतों में एक बहुत ही स्पष्ट बात सामने आती है कि इतनी बड़ी योजना वो बुरी तरह विफल रही। अब मैं ये सोच रही थी कि इतनी अच्छी नीयत और विदेशी फंडिंग होने के बावजूद ये फेल क्यों हुई? इसका कारण बहुत दिलचस्प है। इसे एक एनालॉजी से समझें तो ये वैसा ही था जैसे कोई बॉस अपने एसी कमरे में बैठकर फैक्ट्री के मजदूरों के लिए नियम बना दें, बिना ये जाने कि वो मशीनें असल में काम कैसे करती हैं।
मतलब इसे हम टॉप डाउन मॉडल कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सटीक एनालॉजी है आपकी। ये जो टॉप डाउन अप्रोच थी ना, यही इस विफलता की असली जड़ थी। दिल्ली में बैठे कुछ अधिकारियों ने तय कर लिया कि गांव वालों को क्या चाहिए, बिना गांव वालों से पूछे। बिल्कुल, जनता की कोई भागीदारी थी ही नहीं। लेकिन इस विफलता ने एक बहुत बड़े संस्थागत बदलाव को जन्म दिया। सरकार को यह समझ आ गया कि स्थानीय लोगों के बिना स्थानीय विकास तो असंभव है। और इसी एहसास से पंचायती राज की नींव पड़ी है ना। हाँ, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने पहली बार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। अच्छा। उन्होंने कहा कि सत्ता को ऊपर से नीचे की तरफ बांटना होगा और 3 स्तरीय पंचायतें बनानी होंगी। पर जाहिर है ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार तो था नहीं, ये एक लंबा संघर्ष था। क्योंकि कोई भी बड़ा नेता अपनी शक्ति गांव के एक सरपंच को क्यों देना चाहेगा। दशकों तक पंचायतें सिर्फ कागजों पर रहीं या फिर बिना चुनाव के ही चलती रहीं। हाँ, और इसी संघर्ष को 1985 में आई जीवी के राव समिति ने बहुत ही बेहतरीन शब्दों में बयां किया था। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने उस वक्त की पंचायत व्यवस्था को बिना जड़ की घास कहा था। वाओ, बिना जड़ की घास, मतलब ऊपर से तो हरा भरा ढांचा दिख रहा है, लेकिन जमीन में उसकी कोई पकड़ ही नहीं है। बहुत ही सटीक बात कही। और फिर 1986 में LM सिंघवी समिति ने ये साफ कर दिया कि जब तक पंचायतों को संविधान में जगह नहीं मिलेगी, वो कभी मजबूत नहीं होंगी। बिल्कुल, और इस पूरी जद्दोजहद का जो नतीजा निकला वो 1992 के 73वें संविधान संशोधन के रूप में सामने आया, जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया और विकास के 29 विषय सीधे उनके हाथों में सौंप दिए। मतलब एक बहुत ही सशक्त बदलाव था। गांव के लोगों को अपने फैसले खुद लेने का अधिकार मिल गया था। प्रशासनिक ढांचा तो तैयार हो गया था। हाँ, ढांचा बन गया, लेकिन एक भूखा इंसान वोट के अधिकार का क्या ही करेगा। 60 के दशक में भारत की स्थिति तो बहुत भयानक थी ना। हम शिप टू माउथ अवस्था में थे। हाँ, जहां अमेरिका से आने वाले लाल गेहूं पर पूरे देश की आबादी निर्भर थी। ढांचे के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी पेट भरना। बिल्कुल, शुरू किया गया, जिसे पैकेज प्रोग्राम कहा गया था, राइट? हाँ, ये कोई साधारण योजना नहीं थी। नीति निर्माताओं ने समझ लिया था कि सिर्फ बीज देने या सिर्फ पानी देने से उपज नहीं बढ़ने वाली। उन्होंने 7 राज्यों के 7 जिलों को चुना और वहां उच्च उपज वाले बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई और आधुनिक मशीनें, ये सब कुछ एक साथ एक पैकेज के रूप में झोंक दिया। और इस प्रयोग ने यह साबित कर दिया कि अगर सही इनपुट एक साथ मिलें तो उत्पादन चमत्कारिक रूप से बढ़ सकता है। और इसी पैकेज प्रोग्राम ने उस मंच को तैयार किया जिसे पूरी दुनिया हरित क्रांति के नाम से जानती है। बिल्कुल सही। नॉर्मन बोरलॉग ने विश्व स्तर पर और भारत रत्न MS स्वामीनाथन ने देश में जो किया, उसने इतिहास ही बदल दिया। वैसे ये हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड की देन है। ये एक छोटा सा फैक्ट है जो स्रोतों में है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा रुककर एक सवाल उठाना चाहूंगी। जी, पूछिए। हम हमेशा हरित क्रांति का एक जादुई छड़ी की तरह जश्न मनाते हैं। इसने हमें गेहूं और चावल में आत्मनिर्भर तो बना दिया, लेकिन आज हम पंजाब और पश्चिमी यूपी की जमीन की हालत देखते हैं। बहुत खराब है। मिट्टी रसायनों से बंजर हो रही है और दालें तो जैसे हमारे खेतों से गायब ही हो गईं। तो क्या इस तथाकथित सफलता की कोई भारी कीमत नहीं चुकानी पड़ी? देखिए, इस नीतिगत चुनाव को ना हमें उस तत्कालीन संदर्भ में समझना होगा। उस वक्त प्राथमिकता मिट्टी की सेहत नहीं थी। हाँ, वो तो है। उस वक्त करोड़ों लोगों को भुखमरी से बचाना था, तो हमने कैलोरी को चुना। लेकिन हाँ, इसके जो दीर्घकालीन नुकसान हुए वो बहुत गहरे थे। गेहूं और चावल पर MSP की गारंटी मिलने से किसानों ने दालें और तिलहन उगाना ही छोड़ दिया, जिससे पोषण का एक भारी असंतुलन पैदा हो गया। बिल्कुल। और इसका फायदा भी कुछ ही क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित रह गया, जिसने देश में भारी क्षेत्रीय असमानता पैदा कर दी। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे कोई नीति तात्कालिक समस्या तो सुलझा देती है, लेकिन दशकों बाद नई चुनौतियां खड़ी कर देती है। सही बात है। खैर, खेती में ये उथल-पुथल चल ही रही थी कि पशुपालन के क्षेत्र में भी एक ऐसा ही बड़ा प्रयोग हुआ। हरित क्रांति के IADP की तर्ज पर पशुओं के लिए 1964 में सघन पशु विकास कार्यक्रम यानी ICDP लाया गया। और फिर 1970 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ, जिसे हम श्वेत क्रांति कहते हैं। पर श्वेत क्रांति के सफलता का जो मैकेनिज्म था वो हरित क्रांति से काफी अलग था ना? हाँ, बिल्कुल अलग था। हरित क्रांति तकनीक पर आधारित थी, जबकि श्वेत क्रांति पूरी तरह से सहकारिता यानी कोऑपरेटिव मॉडल पर आधारित थी। 1946 में त्रिभुवन दास पटेल द्वारा
गुजरात के आनंद में स्थापित जो अमूल है वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एकदम सही। इसमें दूध का उत्पादन बढ़ाने से ज्यादा ध्यान इस बात पे था कि किसान और बाजार के बीच से बिचौलियों को कैसे हटाया जाए। वाओ, ये जरूरी था। किसान अपना दूध सीधा कोऑपरेटिव को देता है और मुनाफा सीधा उसी के हाथ में आता है। इसी मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए 1965 में आनंद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB की स्थापना हुई। यहाँ एक बहुत ही रोचक विरोधाभास है। मतलब संस्थाएं कैसे बटी हुई है ये देखना बड़ा दिलचस्प है। डेयरी विकास बोर्ड तो गुजरात के आनंद में है, लेकिन जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है यानी NDRI वो हरियाणा के करनाल में स्थित है। हाँ, ये अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। और सिर्फ दूध ही नहीं, खेती की उपज को सही दाम पर बेचने के लिए भी एक तंत्र बनाया गया। 1958 में नेफेड की स्थापना हुई, जिसका काम ही ये है कि जब बाजार में दाम गिरें तो वो MSP पर किसानों से उपज खरीदे और बिचौलियों का एकाधिकार तोड़े। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ गांव में जो लोग खेती नहीं करते उनके लिए 1957 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC बना। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि गांव के उद्योगों का जिम्मा ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास नहीं है, बल्कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME मंत्रालय के पास है। हाँ, तो ये मंत्रालयों का बंटवारा ऐसा क्यों है? दरअसल ये कार्यों की विशेषज्ञता को दर्शाता है। देखिए, कृषि से पेट भर गया, दूध से पोषण मिल गया, लेकिन गांव में हर कोई किसान तो है नहीं। जाहिर है, जब बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो ध्यान आर्थिक गतिशीलता और जीवन की गुणवत्ता पर जाता है। बिना गैर कृषि रोजगार के कोई भी गांव आर्थिक रूप से टिक ही नहीं सकता। और यहीं से रोजगार और कौशल विकास की आधुनिक योजनाओं का जन्म होता है। मतलब 1999 की जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी, जिसे SGSY कहते हैं, वो समय के साथ विकसित होकर 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM बन गई। हाँ, और इसमें पूरा फोकस महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पर आ गया। इसके साथ ही युवाओं के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना यानी DDU-UGKY भी आई। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है जी। इन सरकारी योजनाओं में जो आंकड़े होते हैं वो इतने सटीक क्यों होते हैं? जैसे DDU-UGKY में साफ लिखा है कि ये 15 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए है, मतलब 14 या 36 वर्ष क्यों नहीं? इसके पीछे सीधा जनसांख्यिकीय और आर्थिक विज्ञान काम करता है। ये जो 15 से 35 वर्ष की आयु है ना, ये वो डेमोग्राफिक डिविडेंड या जनसांख्यिकीय लाभांश है जब इंसान की सीखने की क्षमता सबसे तेज होती है। अच्छा। अगर सरकार एक 20 साल के युवा को प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिशियन का काम सिखाती है तो वो अगले 40 साल तक अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देगा। सटीक आयु सीमा तय करने से ये सुनिश्चित होता है कि ट्रेनिंग का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो देश को अधिकतम मिले। वाओ, अब समझ आया। यही सटीकता मुझे स्वास्थ्य योजनाओं में भी दिखती है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RBSK 0 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है और ये 4D पर काम करता है। हाँ, 4D। जन्मजात दोष यानी डिफेक्ट्स, बीमारियां यानी डिजीजेज, पोषक तत्वों की कमी यानी डेफिशिएंसीज और विकास में देरी या विकलांगता यानी डेवलपमेंट डिलेज। अगर हम इसे गहराई से सोचें तो ये कोई सिर्फ दया भाव से चलाई गई योजना नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर गांव में एक बच्चे में विकास की देरी को शुरुआत में ही पकड़ लिया जाए तो उसका पूरा भविष्य बदल जाता है। वो बच्चा आगे चलकर किसी पर निर्भर रहने के बजाय देश की अर्थव्यवस्था का एक सक्रिय हिस्सा बन सकता है। यही प्रिवेंटिव हेल्थ केयर यानी निवारक स्वास्थ्य देखभाल का असली मैकेनिज्म है। इसी तरह आप मिशन इंद्रधनुष को देखिए, जो 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए 90% टीकाकरण सुनिश्चित करता है। एक टीका बीमारी रोकता है और बीमारी रुकने से उस परिवार के हजारों रुपए बचते हैं जो शायद दवाइयों में खर्च हो जाते। बिल्कुल। और इसके बाद जो महायोजनाएं आईं, उन्होंने इसी जीवन की गुणवत्ता को पूरी तरह से बदलने का काम किया। स्वच्छ भारत मिशन ने खुले में शौच की उस प्रथा पर प्रहार किया जो डायरिया और जल जनित बीमारियों का सबसे बड़ा कारण थी। और एक बीमार शरीर किसी भी आर्थिक अवसर का फायदा नहीं उठा सकता। इसी सोच ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत को जन्म दिया, जो 2018 में रांची से शुरू हुई थी। हाँ, और इस योजना में एक बहुत ही खास बात है। ये प्रति व्यक्ति 1 लाख या 2 लाख का कवर नहीं देती, ये प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का कैशलेस बीमा देती है। इसके पीछे क्या तर्क है?
इस प्रति परिवार मॉडल के पीछे का जो अर्थशास्त्र है ना, वो बहुत गहरा है। भारत के ग्रामीण इलाकों में अपनी जेब से होने वाला इलाज का खर्च सबसे बड़ी समस्या रही है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। बिल्कुल। अगर घर के कमाने वाले सदस्य या किसी बुजुर्ग को गंभीर बीमारी हो जाए तो इलाज के लिए लोगों को अपनी पुश्तैनी जमीन या गाय भैंस तक बेचनी पड़ जाती है। ये तो बहुत आम है हमारे गांव में। हाँ, एक अकेली बीमारी पूरे परिवार को पीढ़ियों की गरीबी में धकेल देती है। जब सरकार पूरे परिवार को 5 लाख का एकमुश्त कवर देती है तो वो असल में उस परिवार को दिवालिया होने से बचाने का एक वित्तीय शील्ड तैयार करती है। स्वास्थ्य का शील्ड तो मिल गया, लेकिन अगर मॉनसून में मिट्टी का घर ही ढह जाए या पानी भरने के लिए महिलाओं को मीलों पैदल चलना पड़े तो ये सारी आर्थिक प्रगति तो धरी की धरी रह जाती है ना। सही बात है। और यहीं पर बुनियादी ढांचे की योजनाएं आती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मैदानी क्षेत्रों में पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए देती है। और जल जीवन मिशन ने तो एक बहुत ही स्पष्ट मानक तय कर दिया है। हाँ, 2028 तक हर व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर सुरक्षित पानी सीधा उसके घर के नल से मिलेगा। तो ये पक्का घर और नल से जल, ये दोनों सिर्फ ईंट पत्थर और पाइप के ढांचे नहीं हैं। जब एक महिला का पानी भरने में लगने वाला रोजाना का 3-4 घंटे का समय बचता है तो वो उस समय का इस्तेमाल स्वयं सहायता समूह में काम करने या अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने में कर सकती है। बिल्कुल। बुनियादी ढांचा सीधे तौर पर मानव पूंजी के निर्माण से जुड़ा है। लेकिन इन सब के बावजूद ग्रामीण भारत में एक ऐसा वर्ग है जो हमेशा कुदरत और अर्थव्यवस्था के रहमो करम पर ही रहता है, हमारा किसान। हाँ। अगर बेमौसम बारिश आ जाए तो पक्का घर भी उसे मानसिक सुकून नहीं दे सकता। इसलिए इस पूरे ढांचे को एक सेफ्टी नेट या वित्तीय सुरक्षा जाल से बांधना बहुत जरूरी था। और मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत उसी गलती को सुधारने से हुई जो हरित क्रांति में हुई थी। आपका इशारा सॉइल हेल्थ कार्ड की तरफ है। हाँ, हरित क्रांति ने उत्पादन तो बढ़ाया लेकिन मिट्टी का स्वास्थ्य बुरी तरह बिगाड़ दिया। इसी नुकसान को पलटने के लिए 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से सॉइल हेल्थ कार्ड योजना शुरू हुई। इसमें हर 3 साल में जमीन की जांच होती है। ये बहुत जरूरी कदम था। ये कार्ड किसान को ठीक बताता है कि खेत में यूरिया की जरूरत है या पोटाश की। ये सिर्फ मिट्टी ही नहीं सुधारता बल्कि अनावश्यक महंगे उर्वरकों पर होने वाले किसान के खर्च को भी बचाता है। और कुदरत की मार से बचने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई। इसमें जो प्रीमियम दरें हैं ना, वो किसी भी पुरानी बीमा योजना से एकदम अलग है। हाँ, बहुत कम रखी गई हैं। रबी की फसल के लिए सिर्फ 1.5%, खरीफ के लिए 2% और बागवानी के लिए 5% प्रीमियम। पहले की बीमा योजनाएं इतनी महंगी थीं कि एक छोटा किसान उन्हें खरीद ही नहीं पाता था। इन कम दरों ने असल में उस दुष्चक्र को तोड़ा जहां एक फसल बर्बाद होने पर किसान को साहूकार से भारी ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता था। पर यहाँ ना एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या थी। वो क्या? बीमा का पैसा या कोई भी सरकारी सहायता किसान तक पहुंचेगी कैसे? हाँ। पुराने सिस्टम में भ्रष्टाचार और बिचौलियों का इतना गहरा जाल था कि ऊपर से चला पैसा नीचे पहुंचते पहुंचते गायब ही हो जाता था। ओहो, वो तो जग जाहिर है। इस लीकेज को रोकने के लिए जिस मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया वो था जैम ट्रिनिटी, यानी जनधन, आधार और मोबाइल। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए जीरो बैलेंस खातों ने इस पूरी वित्तीय क्रांति की नींव रखी। यानी अब पैसा सीधे उसी के हाथ में जाएगा जिसका उस पर हक है। बिल्कुल। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी की इसी ताकत ने पीएम किसान जैसे योजना को संभव बनाया। बिल्कुल। गोरखपुर से शुरू हुई इस योजना में किसानों को हर साल 6,000 रुपए 3 समान किश्तों में सीधे उनके खातों में मिलते हैं। बुआई के ठीक पहले जब किसान के खाते में 2,000 रुपए हरते हैं तो उसे बीज या खाद के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ये बहुत बड़ी राहत है। और इसी वित्तीय और सामाजिक समावेशन ने महिलाओं को भी एक नई ताकत दी है। बलिया से शुरू हुई उज्ज्वला योजना को अक्सर लोग सिर्फ मुफ्त गैस सिलेंडर की योजना मान लेते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन इसका असली मैकेनिज्म स्वास्थ्य से जुड़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लकड़ी के चूल्हे का धुआं रोजाना सैकड़ों सिगरेट पीने जितना नुकसानदेह होता है। एलपीजी कनेक्शन ने महिलाओं के फेफड़ों को उस धुएं से बचाया है। वाओ, इस नजरिए से तो कम ही लोग सोचते हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। हाँ। जब एक मजदूर महिला गर्भवती होती है तो काम पर न जा पाने के कारण उसकी दिहाड़ी का नुकसान होता है। ये योजना उस दिहाड़ी के नुकसान की भरपाई करती है, यानी वेज सपोर्ट देती है, ताकि वो आराम कर सके और सही पोषण ले सके। और अब तो ये दूसरी संतान बालिका होने पर भी दी जाती है।
ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो पानीपत से शुरू हुई थी, उसने बालिकाओं के प्रति सामाजिक नजरिए और गिरते लिंगानुपात पर सीधा प्रहार किया। मतलब ये पूरा सफर दिखाता है कि हम कहाँ से चले थे और आज कहाँ खड़े हैं। आज के गांव सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं है, वो आधुनिकता के नए केंद्र बन रहे हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को ही देख लीजिए, जो एमएसएमई मंत्रालय के तहत आती है। हाँ, ये 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े गांव के शिल्पकारों जैसे बढ़ई या लोहार को आधुनिक औजारों के लिए 15,000 रुपए की टूल किट सहायता देती है और ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपए रोजाना का वजीफा भी देती है। यह उनके पारंपरिक काम को आज के बाजार के हिसाब से अपग्रेड कर रही है। बिल्कुल। और सबसे नई छलांग है ऊर्जा के क्षेत्र में। ऊर्जा के बिना तो आधुनिकता संभव ही नहीं है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इसी दिशा में उठाया गया कदम है। ये घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए भारी सब्सिडी देती है और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का प्रावधान करती है। अगर कोई इन सभी योजनाओं को एक साथ जोड़कर देखे, जनधन खाता, फसल बीमा, उज्ज्वला गैस, पक्का घर और छत पर सोलर पैनल, तो ये अलग अलग योजनाएं नहीं हैं। तो फिर क्या है? ये एक मजबूत सेफ्टी नेट का निर्माण करती हैं। ये जाल ये सुनिश्चित करता है कि गांव का कोई भी परिवार किसी एक झटके से टूटकर वापस भयानक गरीबी में ना गिरे। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा रक्षा कवच है। तो आज की इस गहन चर्चा का सीधा सा मकसद है ग्राम विकास, महत्वपूर्ण योजनाओं और ऐतिहासिक समितियों का एक बहुत ही तेज और टू द पॉइंट रिवीजन करना। बिल्कुल। और जो लोग सुन रहे हैं उनका पूरा फोकस आज सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स याद रखने पर होना चाहिए। एकदम। तो शुरुआत करते हैं ग्राम विकास की नींव से। महात्मा गांधी ने कहा था ना कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। हाँ, और इसी विचार को सबसे पहले जमीन पर 1920 में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी श्री निकेतन परियोजना के जरिए उतारा था। सही कहा। और फिर इसके बाद 1952 में आया भारत का पहला ग्राम विकास कार्यक्रम यानी सीडीपी। और श्रोताओं को याद रखना चाहिए कि अगले ही साल 1953 में इसकी सहयोगी योजना NESB आ गई थी। बिल्कुल। अब अगर समितियों के क्रम की बात करें तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आई, जिसने त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया। हाँ, लेकिन 1985 आते आते जो GVK राव समिति आई, मुझे इसी पर हमेशा हैरानी होती है। मतलब उन्होंने पंचायत को बिना जड़ की घास कह दिया था। हाँ, वो काफी तीखी टिप्पणी थी। लेकिन ध्यान दें कि इसके तुरंत बाद 1986 में LM सिंघवी समिति ने इसे संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश कर दी। और फाइनली 1992 में 73वां संशोधन हुआ, जिससे पंचायत को दर्जा मिला और 29 विषय सौंपे गए। बिल्कुल। वैसे अगर हम प्राचीन इतिहास देखें तो मौर्य काल में भी सिस्टम था। अच्छा। हाँ, वहाँ अक्षपटल होते थे, मतलब जो रिकॉर्ड कीपर थे, और उपज का 1/6 भाग टैक्स के रूप में लिया जाता था। अरे वाह। तो अब हरित क्रांति पर आते हैं। हाँ। इसकी नींव रखी गई 1960-61 के IADP से। और यहाँ याद रखें कि विश्व में इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग थे और भारत में MS स्वामीनाथन। और हरित क्रांति शब्द खुद विलियम गॉड ने दिया था। बिल्कुल। लेकिन इसका एक नुकसान भी हुआ था ना। हाँ। मतलब हरित क्रांति का सबसे ज्यादा नुकसान दालों की खेती को हुआ। एकदम सही। और शायद इसीलिए 1970 में श्वेत क्रांति पर जोर दिया गया। हाँ, श्वेत क्रांति मतलब 1946 में त्रिभुवन दास पटेल द्वारा शुरू किया गया अमूल। और इसके साथ ही NDDB, और दोनों ही आनंद गुजरात में है। राइट। लेकिन यहाँ जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए एक अलर्ट है। मंत्रालयों का ध्यान रखें। 1958 में बना नाफेड कृषि मंत्रालय के तहत आता है। और जो KVIC है वो MSME मंत्रालय के तहत आता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताओ, 1952 में पहली योजना होने के बावजूद वो CDP फेल क्यों हो गई थी? क्योंकि वो टॉप डाउन मॉडल था। मतलब AC कमरों में बनी योजना थी, जो ग्रास रूट से बिल्कुल नहीं जुड़ी थी। अच्छा, अब थोड़ा योजनाओं के डेटा और लोकेशंस की बात कर लेते हैं। DDU-GKY का फोकस 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग पर है। और PMFBY में क्रमशः पर ध्यान दें, रबी के लिए 1.5% और खरीफ के लिए 2% प्रीमियम है। और लोकेशंस याद रखें, PM उज्ज्वला 2016 में बलिया से शुरू हुई। PMMG में 1,20,000 रुपए का प्रावधान है।
आयुष्मान भारत रांची से शुरू हुआ और पीएम किसान गोरखपुर से। जल जीवन मिशन में 55 लीटर का टारगेट है और पीएम विश्वकर्मा में 15,000 रुपए मिलते हैं। बिल्कुल। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। IADP को पैकेज प्रोग्राम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बीज, खाद, पानी और मशीन सब एक साथ पैकेज में दिया गया था। एकदम सही। और AMOL और NDDB का फर्क भी समझना जरूरी है। हाँ, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि AMOL खिलाड़ियों द्वारा बनाई गई टीम है, यानी किसानों की अपनी सहकारी समिति है। बिल्कुल, और NDDB उसे रेगुलेट करने वाला सरकारी बोर्ड है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। दोनों आनंद गुजरात में है। और जल जीवन मिशन का एक और फैक्ट याद रखें कि इसका लक्ष्य 2028 तक हर व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर सुरक्षित जल देना है। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, तभी होगा सिलेक्शन। अगला वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ, तभी लेकर आऊंगा। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो है सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो।